नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ है 2024 का, इसमें जीएस और हिंदी की आंसर की देखने वाले हैं। और ये पेपर है आपका 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो अभी हुआ है, उसी का ये पेपर है। और जीएस और हिंदी की आंसर की है। अभी आप सभी लोग एग्जाम जो दे करके आए हैं, तो सभी लोग अपना अपना पेपर यहाँ पे मिला सकते हैं और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ हिंदी और जीएस का। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्न करेंगे और इसके बाद जीएस के क्वेश्चन करेंगे। इस पेपर में 58 नंबर से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, जिसने भी इसका आंसर लगाया है निशाना। लक्ष्य का एक अर्थ होता है उद्देश्य और दूसरा होता है निशाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है नागर। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। जिसने भी ऑप्शन किया है राइट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, माला फेरत जो भया फिर न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब इसमें मन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। अगर किसी की सहायता करने के लिए एक शब्द हम देखेंगे तो वो हो जाएगा सहायक, असिस्टेंट होता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो आपका सही है। 62 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। इसमें करण कारक का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है याद रखिएगा। सुरेश मीना के लिए खाना लाए, इसमें नहीं किया गया है। जैसे होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये एकदम सही है। करण से यानी कि साधुओं की संगति से, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे अंतर्निहित जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होता है अंतः प्लस निहित, अंतर्निहित। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें विसर्ग संधि है, आप सभी जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए या भाषा संस्कृति। तो याद रखेंगे हिंदी साहित्य की अकादमी की ओर से हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी इसका राइट आंसर सी किया है उसका राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन होता है। तो मैं का बहुवचन होता है हम, मैं का हो जाएगा हम। डी ऑप्शन जिसने भी किया है करेक्ट है। 67 नंबर प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो हम जब विरोध करते हैं तो सिर नहीं चढ़ाते हैं, जबकि सिर उठाते हैं, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सिर उठाना। अगला है 68 नंबर प्रश्न है आपका, स्रोत। देखिए एक है स्रोत और एक है स्रोत। शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है। तो स्रोत हो जाएगा आपका जहां से उद्गम हो, और स्त्रोत हो जाएगा मतलब स्तुति, वंदना करना। ये तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्तुति। अगला है 69, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अली का होता है भौरा। अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी या सखियां। बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भौरा और सखी। अगला प्रश्न है 70 नंबर को प्रश्न दिया है आपको, और ये सारी बहुत इजी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ है 25 अगस्त शिफ्ट 1 का, बहुत इजी क्वेश्चन आप पूछे गए हैं आज की क्लास में। तो आप सभी लोग को उम्मीद है जिनका एग्जाम रहा होगा उनको बहुत इजी लगा होगा, और जिनका भी एग्जाम है आगे सेकेंड शिफ्ट या आगे आने वाली शिफ्ट में, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनको हर एक शिफ्ट का पेपर देखना चाहिए ताकि उनको यहाँ से ज्ञात होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है याद रखेंगे, इसमें आपका कर्म वाच्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें नग्न, क्षमा, नख या नेह। तो नेह इसमें तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें का राइट आंसर हो जाएगा महंत जी को
अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो अध्यात्म ये ऐसे लिखा जाएगा अध्यात्म, ये ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये बताना है क्या ये सही है। फिर आपका बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यह भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो भारत कभी ब्रिटेन के नहीं, भारत ब्रिटेन के अधीन था, ये कंफर्म है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये एकदम सही है, मतलब मुक्त हस्त मतलब फ्री हाथ होकर के दान दिया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यही शुद्ध वाक्य होगा। 74 74 नंबर क्वेश्चन है, गमही शब्द है तद्भव देशज विदेशज या तत्सम। तो गमही की बात करेंगे तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, डी ऑप्शन। कपाल का पर्यायवाची होता है, तो कपाल का होता है सिर, सिर या माथा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा माथा। जिसने भी सी ऑप्शन किया है 100% करेक्ट है। 76 नंबर प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, देखिए संज्ञा की विशेषता, सॉरी यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सर्वनाम। और जो सर्वनाम की विशेषता, सॉरी यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे, सॉरी यहाँ पे विशेषण इसका राइट हो जाएगा, विशेषण कहते हैं उसे, जो विशेषता बताएगा उसे विशेषता कहेंगे, और जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निराश होना, मतलब उसकी कमर टूट गई। कहते नहीं कि मेरी काम कर करके कमर टूट गई लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ, वो निराश हो गया। 78 नंबर प्रश्न है, ऐसा का अर्थ है, तो ऐसा का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कवि का होता है कवित्री, इसी तरह विद्वान का होता है विदुषी। 80 नंबर प्रश्न है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह बहुत कठिन समय आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्यबोधक जो चिन्ह होता है ऐसा होता है, आप देखेंगे ऐसा। तो ये किस में है, आपका ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। याद रखेंगे 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुटमन को दिया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में की कौन सी क्रिया है। आप सभी जानते हैं चूड़ी अच्छी थी, तो चूड़ी अच्छी थी अगर बोलेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका योजक क्रिया है, इसमें योजक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी या संस्कृत। याद रखेंगे यह किस भाषा का है, उर्दू फारसी का है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्दू फारसी। 84 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भरता या निबंध के रचनाकार कौन है। आत्मनिर्भरता जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार या महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो आत्मनिर्भरता है यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। यह हो जाएगा आपका कौन सा भिन्नार्थक नहीं है, अंत आरंभ, बी ऑप्शन राइट है। 86 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि, यह आपका तत्पुरुष समाधि का तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बोलने दो चीड़ को किस काव्य की कृति है। बोलने दो चीड़ को किस काव्य की कृति है। नरेश मेहता, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। याद रखिएगा यह किस काव्य की पंक्ति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेश मेहता। ये किस काव्य की कृति है, तो यह नरेश मेहता की कृति है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। तो द्विज का होता है पक्षी, दांत, ब्राह्मण भी होता है लेकिन विदेह नहीं होता, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। 89 नंबर प्रश्न है, बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बदौलत ये है, बर्दाश्त ये नहीं है, ये बर उपसर्ग लगा है। बा कलम, बड़ा बा इसमें है तो इसलिए नहीं होगा। बदनाम, ये दनाम कोई शब्द नहीं होता इसलिए इसमें कोई बद होता है, बद उपसर्ग इसमें है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बदौलत।
हम आगे बात करेंगे 90 से लेकर के 94 तक। ये गद्यांश के प्रश्न है, एक बार गद्यांश देख लेते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के समान जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है और राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा व्यापक होता है, पूरे देश के लिए होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान तो हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है और किसी गैर देश के आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी और संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या तो अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार या प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग और अधिक करने के लिए कहा गया है। ये गद्यांश था, हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 90 नंबर प्रश्न है, इस अनुच्छेद के अनुसार किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? यहाँ पे याद रखेंगे हिंदी भाषा पर ज्यादा जोर देने की एक तरह से बात की गई है क्योंकि जो है आपकी जो राजभाषा है ये हिंदी है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, इस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? मराठी, गुजराती, हिंदी या कन्नड़? याद रखेंगे इस भारतीय भाषा की विश्वव्यापी भाषा बनने की ज्यादा संभावना है, वो है आपका हिंदी की। अगला प्रश्न है 92, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? कौन सा व्यवहार नहीं? सामान्य जन भाषा ये है, सारे देश की संपर्क भाषा ये भी है, जनता की भावात्मक है सांस्कृतिक भाषा ये भी है, क्षेत्र सीमित होता है ये गलत है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षेत्र सीमित किसका होता है? राजभाषा का। 93 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? अभी जस्ट पता है आपको 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। 94 नंबर प्रश्न है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। भावात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा या राजभाषा और राष्ट्रभाषा? इसका जो शीर्षक हो जाएगा राजभाषा व राष्ट्रभाषा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग के, हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन स्किप करेंगे और आगे चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। जीएस के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन है आपका 114 नंबर से स्टार्ट है, तो हम लोग 114 नंबर से जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? अब हमें बताना है आपको कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो आपका 100% सही होगा। 115 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? यह कनाडा के नमूने पर आधारित है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम के नमूने पर आधारित है संसदीय प्रणाली, ठीक है। संसदीय प्रणाली कनाडा के, यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है और कनाडा में आपके अध्यक्षात्मक प्रणाली है, वहां पे याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? अगर आपने इसका आंसर किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आप 100% सही किए हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक ये आपके संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ के द्वारा जो जीडीपी है इसके डेटा की गणना और जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इनका नाम है, ये रूसी लेखक है, उनका नाम है फ्योडोर दोस्तोवस्की के द्वारा यह लिखा गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120, लाओस की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं नेपाल की होती है काठमांडू, ठीक है, और मस्कट की होती है ओमान की होती है मस्कट, और लीमा इसकी नहीं होती है, वियंतियाने जाएगा इसका, लाओस की राजधानी हो जाएगा वियंतियाने। पेरू की होती है लीमा, जो पेरू की राजधानी है वो होगी लीमा। अगला प्रश्न 121,
कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? यह है आपका WTO, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 122 नंबर प्रश्न होगा आपका। 122 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में मोबाइल फोन पर GST की दर क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत पर मोबाइल फोन, जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या हो जाते हैं, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, कितना पैसा कैसे आएगा? तो याद रखिएगा ऐसे आपको 12% आपने आंसर अगर किया है तो आपका 100% सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल 33 सदस्य हैं। अगर आपने बी ऑप्शन किया है 100% सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला मतलब अनुसंधान बोले तो रिसर्च, और हम जब रिसर्च करते हैं सबसे पहले क्या प्रॉब्लम खोजते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, अर्थात समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं? तो 18 वर्ष से आयु के सभी व्यक्ति जितने होते हैं उनके सभी मानवाधिकार कहलाते हैं बाल अधिकार, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड राइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई थी जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई की गई थी, इसी को बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। अगला प्रश्न है 127, 127 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? TBT इसका अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है? क्रिस्पर, आप ऐसे बोल सकते हो, क्रिस्पर Cas9 का प्रौद्योगिकी जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके उपयोग की बात करेंगे, और इसका उपयोग करते हैं जीन के संपादन के लिए। जो आपकी एडिटिंग जीन होता है इसके संपादन के लिए होता है, या एडिटिंग जीन्स या जीन का संपादन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 129, और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई आंसर की आपके लिए हेल्पफुल है, तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर बनता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसका विषय थीम था भविष्य को नेविगेट करना, जिसमें सुरक्षा पहले। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है 130 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य था परीक्षण अर्थात विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने या धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है, इसे हम कहते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, साइबर धमकी या साइबर बुलिंग इसे कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? AI की बात करेंगे आज की डेट पे। AI बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल एक डिवाइस हो चुका, मतलब एक बहुत यूजफुल आपके लिए एक प्रोग्राम है, मतलब एक तरह से ये सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर होता है AI, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। AI से आप सभी परिचित हो चुके होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, और यही इसकी भूमिका है। 133 नंबर प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। पहला सफल उदाहरण इन्होंने चंपारण में दिया था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। चंपारण में ये कब हुआ था? 1917 में। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो 100% सही है। 134 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 135 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बोई जाती हैं, और गर्मियों में अप्रैल से लेकर के मई तक काटी जाती हैं। मई तक काटी जाती हैं, याद रखेंगे मई। अगर आपने आंसर किया है तो आपका 100% सही होगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या उद्देश्य है? NSC जो होते हैं, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं,
इनका उद्देश्य क्या होता है? तो ये आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना इनका कार्य होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 139, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा में चीन सबसे नंबर 1 पर है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? देखिए कितना इजी और हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। श्री जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 124, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 142, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, इसे हम कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन बोलते हैं या प्रवास। ठीक है। अगला प्रश्न है 143, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वैसे तो इसकी स्थापना 1875 में होती है, लेकिन इसको AMU जो मतलब एक तरह से इसकी स्थापना पूर्ण रूप से AMU की स्थापना 1920 में होती है, तो आपको राइट आंसर होगा 1920। अगला प्रश्न 144 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? यह है आपका वाराणसी। अगला प्रश्न है 145, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 1998 में आर्थिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है आपके, इनका नाम है, याद रखिए, अमर्त्य सेन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जेन आयर किस लेखक ने लिखा था? याद रखिए, शार्लोट ब्रांटे के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो 100% सही है। 147 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, तो ये ट्विटर एक आपका जो है, ट्विटर एक चैट बॉक्स होता है, चैट पर आधारित है, याद रखेंगे चैट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत जो लिपुलेख दर्रा है ये चीन देश के साथ साझा करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में युआन नामक मुद्रा का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। वान नामक जो मुद्रा है ये दक्षिण कोरिया में यूज होती है। अगला प्रश्न है 150 और ये अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का, और ये आपका भी अंतिम प्रश्न है जीएस का, जो आपको बहुत बेनिफिट, मतलब कि अगर आपके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जीएस और हिंदी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप यहाँ से स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग पे स्कोर कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश आक्रमण वह होता है जब कोई सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मॉलवेयर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉलवेयर। अगर आपने बी ऑप्शन को चूज किया है तो आप 100% सही है। और कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई आंसर की और हमारे द्वारा किया गया आपके लिए प्रयास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो एक बार सभी लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही डेली में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का एनालिसिस लेकर के आया हूँ, और आज का जो एनालिसिस था ये हिंदी और जीएस पर आधारित था, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।